I don't argue the fact that we have constants of nature, that if they were slightly different, we wouldn't be here. But my argument, however, is if whoever created the universe, if there's such an entity that did, why make a universe where we didn't show up for 13.8 billion years? Right. Not only that, Earth was not born until the universe was already 8-9 billion years old. Right. And then life begins, single-celled organisms. Is this the God of that life? Okay. Oh, come on, give me a break. Is that the best you've got? No, seriously, I was completely taken aback as I saw this clip of Neil deGrasse Tyson. I mean, how can someone, being an astrophysicist, after studying the concepts of time dilation and gravitational time dilation, GTM and STM, Einstein's general theory of relativity and special theory of relativity, how can someone say something like that? No doubt that's a blunder. And sorry to say, but that's a gravely inaccurate, erroneous, naive, and the silliest argument I have ever heard from an astrophysicist for the denial of God. Let's put it simple for Neil. The amount of time that has elapsed since the Big Bang until now, which is 13.8 billion years or something, as per the Earth's clock, that same amount of time at the event horizon might be a couple of minutes. That's simple relativity, brother. How can you even miss that? Event horizon, being in the fabric of space and time, can have such a huge impact on time dilation due to its gravitational pull. So how can you equate God, the supreme being and the necessary being to us, to this temporal world, while the necessary being, Allah subhanahu wa ta'ala, transcends the fabric of space and time? Well, let me break it down for you. This is God's creation. नील deGrasse टाइसन का इस क्लिप में दावा यह है कि अगर वाकई इस कायनात को, इस पूरे यूनिवर्स को किसी खुदा ने बनाया है, तो इंसानों की तख्लीक और इंसानों का वजूद इस कायनात के बनने के 13.8 बिलियन ईयर्स यानी 1380 करोड़ साल बाद क्यों हुआ? फिर आगे वो कहता है कि बल्कि हमारा ये प्लैनेट अर्थ, ये भी इस कायनात के बनने के 8 या 9 बिलियन साल बाद वजूद में आया। ऐसा क्यों है? अगर इस कायनात को खुदा ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है और इंसानों के इम्तिहान के लिए बनाया है, तो इस कायनात के बनने के बाद इंसानों की तख्लीक और इंसानों के वजूद के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लगा? यानी इससे नील deGrasse टाइसन ये साबित करना चाह रहा है कि खुदा का नाउजुबिल्ला कोई वजूद वगैरह नहीं है, लोगों ने बस घड़ लिया है। ट्रस्ट मी, दैट्स द सिलिएस्ट आर्ग्यूमेंट an atheist or an agnostic can put forward for the denial of God and religion. अब इसको जरा बेसिक से समझिए और इसके लिए टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आज से 100-150 साल पहले तक लोग ये समझते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है, कायनात में हर चीज के लिए वक्त एक ही तरह और एब्सोल्यूटली फ्लो करता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियोरीज के बाद ये पता चला कि एक्चुअल में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि टाइम इज रिलेटिव। दो मुख्तलिफ लोगों के लिए वक्त का गुजरना अलग अलग हो सकता है और इसका पता दो चीजों से चलता है। नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ये सबके लिए कांस्टेंट है। दो आदमी को फर्ज कीजिए, एक जैद और एक बकर। जैद अपने घर पे सोफे पर बैठा है और बकर एक स्पेस क्राफ्ट के अंदर तेजी से ट्रैवल कर रहा है। अब चूंकि जैद हालत सुकून में है और अपने घर पे आराम से सोफे पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए टाइम अलग रफ्तार से टिक करेगा, अलग रफ्तार से गुजरेगा। लेकिन बकर जो स्पेस क्राफ्ट में तेजी से ट्रैवल कर रहा है, उसका टाइम जैद की बनिस्बत धीमा और आहिस्ता गुजरेगा। और जैसे जैसे बकर अपने स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बढ़ाता जाएगा, तो उसके टाइम के गुजरने की रफ्तार जैद की बनिस्बत आहिस्ता और कम होती चली जाएगी। खुलासा क्या निकला? द फास्टर यू गो द स्लोअर द टाइम विल टिक। जितनी ज्यादा आप अपनी रफ्तार बढ़ाते जाएंगे, टाइम का गुजरना उतना ही धीमा होता चला जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, म्यूऑन डीके एक्सपेरिमेंट। म्यूऑन ये बहुत ही छोटा सब एटॉमिक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। ये बहुत ही जल्दी डीके हो जाता है एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इसका लाइफ स्पैन 2.25 माइक्रोसेकेंड्स है। यानी जब ये रेस्ट पर होता है तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में ये डीके होकर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि म्यूऑन को लेकर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर में डालकर उसको स्पीड अप किया जाए और उसको बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ घुमाया जाए, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि वो म्यूऑन जो रेस्ट पर हालत सुकून में 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में डीके हो रहा था, जब उसको
पार्टिकल एक्सेलरेटर में डालकर स्पीड अप किया गया, वही म्यूऑन का लाइफ स्पैन बढ़ गया और 2.25 माइक्रोसेकेंड्स के बजाय वो काफी देर के बाद डीके हुआ। और इसकी सिंपल वजह है टाइम डायलेशन, कि वो म्यूऑन जो रेस्ट पर था, स्पीड में नहीं था, वो तो 2.25 माइक्रोसेकेंड्स में डीके हो गया। लेकिन वो म्यूऑन जो पार्टिकल एक्सेलरेटर में डालकर स्पीड अप किया गया, तो जब स्पीड उसकी बढ़ी तो उसका जो इंटरनल क्लॉक था, तो उस क्लॉक की रफ्तार बनिस्बत दूसरे म्यूऑन्स के धीमी हो गई और उसका वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरा, जिसकी वजह से उसका डीके टाइम बढ़ गया। ये लाइव एग्जाम्पल है टाइम डायलेशन का। अब अगर आप सोचो कि बकर जो एक स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा है, अगर उसकी स्पीड को बढ़ाया जाए, 50% एट द स्पीड ऑफ लाइट कर दिया जाए, यानी 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, फिर और बढ़ाया जाए 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और बढ़ाते बढ़ाते उसको स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचा दिया जाए, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर अगर बकर का स्पेस क्राफ्ट ट्रैवल करे, तो उस स्पीड पर जाकर टाइम स्टॉप हो जाता है। उस स्पीड पर जाकर टाइम हैज नो मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, लाइट का जो पार्टिकल है फोटोन, उसको ले लीजिए। फोटोन चूंकि लाइट ही का पार्टिकल है, अगर उस फोटोन के अंदर एक घड़ी लगा दी जाए और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको ट्रैवल कराया जाए, और कई लाख किलोमीटर का भी अगर ये सफर हो, तब भी फोटोन के रेफरेंस पॉइंट से जो फोटोन की घड़ी होगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में वो घड़ी टिक ही नहीं होगी। दैट क्लॉक वुड नेवर टिक। उस घड़ी का टाइम आगे बढ़ेगा ही नहीं। खुलासा क्या हुआ कि फोटोन की एमिशन और फोटोन की एब्जॉर्प्शन इज एट द सेम इंस्टेंट, बिकॉज फोटोन हैज नो टाइम। ये हुई एक चीज। जिस तरह स्पीड टाइम को स्लो कर देती है, द फास्टर यू गो द स्लोअर द टाइम टिक्स, बिल्कुल इसी तरह एक होता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन एक फिनोमेना है, वो भी यही बताता है कि टाइम के गुजरने की रफ्तार मुख्तलिफ नुक्ते नजर से जुदा जुदा हो सकती है। इट कैन डिफर फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस। एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर कुव्वत कशिश बहुत ज्यादा हो, वहां पर टाइम की रफ्तार धीमी होती है बनिस्बत उस जगह के जहां की ग्रेविटेशनल फील्ड बनिस्बत थोड़ी सी कम हो या वीक हो। इसीलिए जो जीपीएस की सैटेलाइट्स जो ऊपर घूमती रहती है, उन जीपीएस सैटेलाइट्स के टाइम में और हमारी दुनिया के टाइम में भी फर्क हो जाता है। चूंकि हम इंसान जमीन से लगे हुए हैं और ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पर ज्यादा है, इस वजह से यहाँ का टाइम थोड़ा स्लो चलता है बनिस्बत उन जीपीएस सैटेलाइट्स के। उन जीपीएस सैटेलाइट्स का टाइम हमारी घड़ियों की बनिस्बत कुछ ज्यादा तेज रफ्तारी से चलता है। जब इतनी बात समझ गए, अब आगे समझिए। ये जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस टाइम का अंदाजा लगाते हैं कि बिग बैंग के बाद 13.8 बिलियन ईयर्स गुजर गए, या कायनात जो वजूद में आई है ये 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, तकरीबन 1380 करोड़ साल पहले ये वजूद में आई है। ये जो अंदाजा है, ये वक्त की और टाइम की उस रफ्तार के एतबार से है जो हमारी दुनिया में है। लेकिन कोई ऐसी जगह जहां ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे प्लैनेट अर्थ से बहुत ज्यादा हो, कुव्वत कशिश बेहद ज्यादा हो, तो वहां पर टाइम हमारी प्लैनेट अर्थ की घड़ियों की बनिस्बत बहुत ज्यादा धीमा और स्लो गुजरेगा। और मुमकिन है कि वहां के टाइम के गुजरने की रफ्तार के एतबार से इस कायनात की इब्तिदा, इस कायनात का वजूद बस कुछ ही साल पहले हुआ हो। इसको और आसान करता हूं, ब्लैक होल को ले लीजिए। वहां पर ग्रेविटी और कुव्वत कशिश इतनी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग होती है कि लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती। लाइट जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लाइट भी जो है ना उसको एस्केप नहीं कर सकती। इतनी ज्यादा कुव्वत कशिश वहां पर होती है। यानी लाइट के पास भी वो एस्केप वेलोसिटी नहीं है कि वो ब्लैक होल से बाहर निकल जाए। इसलिए ब्लैक होल के बाहर का जो एरिया होता है, जिसको इवेंट होराइजन कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यानी इवेंट होराइजन पर अगर लाइट पहुंच गई तो वो भी उसके ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं सकती, बल्कि कुव्वत कशिश और ग्रेविटी की वजह से वो भी उस ब्लैक होल में खिंच जाएगी और बाहर नहीं आ पाएगी। लाइट हो या जो भी हो, इट विल गेट स्पेगेटिफाइड। तो अब मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर स्ट्रॉन्ग हो, वहां पर टाइम स्लो चलता है बनिस्बत उस जगह के जहां पर ग्रेविटेशनल पुल कमजोर और वीक हो। तो हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसी के एतबार से यहाँ के टाइम की रफ्तार गुजरती है। लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के मुकाबले में एक ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल कितना ज्यादा हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब ग्रेविटेशनल पुल ब्लैक होल का इतना ज्यादा होगा, तो वहां पर टाइम अर्थ के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्लो चलेगा। यही वजह है कि अगर कोई शख्स या बकर जो स्पेस क्राफ्ट से गया था, अगर वो इवेंट होराइजन पर पहुंच जाए और हम किसी तरह खूरदबीन लगाकर उसको देखने की कोशिश करें, तो वो हमें बिल्कुल साकिन नजर आएगा, जैसे कि वो वहां पर फ्रीज हो गया है।
है, अटक गया है, क्योंकि वहां का टाइम उस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारे टाइम की बनिस्बत बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अब आप सोचिए कि एक ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जिसको लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, वहां पर टाइम कितना ज्यादा स्लो चलेगा। यानी इस प्लैनेट अर्थ के हिसाब से बिग बैंग के बाद जिस गुजरी हुई मुद्दत को हम लोग 13.8 बिलियन ईयर्स समझ रहे हैं, 1380 करोड़ साल समझ रहे हैं, वही टाइम, वही मुद्दत उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास कुछ मिनट हुए हों, 5 या 7 मिनट हुए हों। जब इतनी बात समझ गए, अब आगे की बात समझो। ये जो ब्लैक होल और इवेंट होराइजन है, ये तो स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर मौजूद है, और स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर होने के बावजूद बिग बैंग से लेकर अब तक का गुजरा हुआ वक्त हम लोग 13.8 बिलियन ईयर्स समझ रहे हैं, 1380 करोड़ साल समझ रहे हैं। वही टाइम, वही मुद्दत उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास कुछ मिनटों के बराबर हो सकता है। तो अब बताइए कि खुदा ताला की जात, द सुप्रीम एंड द नेसेसरी बीइंग, जो इस स्पेस टाइम फैब्रिक का खालिक है, द क्रिएटर ऑफ द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, वो तो इस स्पेस टाइम फैब्रिक के भी बाहर है, क्योंकि क्रिएटर अपनी क्रिएशन के अंदर नहीं हो सकता। उसके लिए तो वक्त कोई शय ही नहीं है। टाइम इज नथिंग फॉर द सुप्रीम बीइंग। अल्लाह ताला के यहाँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब एक ही जैसे हैं। जैसे कि आप एक कागज लो और उस कागज में 3 कॉलम्स बना दो, एक में लिखो पास्ट, एक में प्रेजेंट और एक में फ्यूचर, और उसको अपनी आंखों के सामने रखो। तो जिस तरह उस कागज में आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के लिए भी ये वक्त, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीनों यकसा हैं, क्योंकि अल्लाह ताला टाइम और स्पेस के फैब्रिक के बाहर है। अल्लाह की जात लामकान और लाजमान है, और जब अल्लाह ताला की जात लाजमान और लामकान है और स्पेस टाइम के फैब्रिक के बाहर है, तो 13.8 बिलियन ईयर्स, 1380 करोड़ साल की क्या हैसियत है? ये टाइम तो हमारे लिए है। ये 1380 करोड़ साल अल्लाह के ऊपर थोड़ी गुजरे हैं। जो आप ये एतराज करो कि अल्लाह ताला ने कायनात को वजूद दिया और फिर इतने सालों के बाद क्यों इंसान को खल्क किया? अल्लाह की जात ज़मान और मकान से मावरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ट्रांसेंड्स द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ये एतराज के 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद इंसान का वजूद क्यों हुआ, ये एतराज ही गलत है और ये एतराज ही बेमहल है। अल्लाह ताला के लिए तो ये कुन फयकुन वाला मामला है। अल्लाह का इरादा ही वजूद है। Hope that was enough to address the argument from Neil deGrasse Tyson, and I think he will lose sleep now. I still lose sleep over this fact. Okay. I still lose sleep over it. And I want you to lose sleep too. Hada wa sallallahu alayhi wa sallam.